अब चेक बाउंस की धारा खत्म हो गया है। क्या ईसीएस बाउंस का केस अब कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं कर सकता? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, सबसे पहले ये समझेंगे चेक बाउंस धारा कौन सी लगती है इसमें। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में एक कानून बना था। तब से लेके आज तक ये इंप्लीमेंट है, लागू है। इसको चेक बाउंस कहते हैं। कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना के लोगों को बता और समझा रहे हैं कि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस की धारा अब स्टॉप होगी, अब नहीं लगेगी, क्योंकि नया कानून आ गया बीएनएस। इन बोली त्रेडों को बोरी की दुकान का तो पता नहीं। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, कितनी भी महंगाई होगी है, वो 100 रुपए में आज भी दवाई दे देता है। एक सुआ भी लगा देता है, इंजेक्शन टिक्का भी लगा देगा 100 रुपए में, और दवाई भी दे देगा। दूसरा सबसे पहला फायदा तो उसका क्या है कि पैसे कम लेते हैं, 100 रुपए लेगा। दूसरा फायदा क्या है, उसके पास जाने का कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर पे जाओगे तो वेटिंग करनी पड़ेगी, मन माना 2-3 घंटे लग जाए, बैठना पड़ेगा, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, पर्ची भी कटवानी पड़ेगी। उससे मिलने की कोई फीस नहीं लगती, कोई पर्ची नहीं कटवानी, और वो नंगड़ हो रहा है, खाली बैठा पहले ही, चाय भी घर से पी के जाता हो, सोचा कोई गा कि आ जाए, कोई बीमारी हो जाए। एक फायदा, आपके पैसे कम लगेंगे। दूसरा फायदा, डॉक्टर तुरंत मिलेगा। तीसरा फायदा, आपको कोई स्लिप नहीं बनवानी पड़ेगी, पर्ची नहीं बनवानी पड़ेगी। चौथा फायदा, इतिहास गवाह है, आज तक किसी झोला छाप डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं लिख के दिया किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को, भले ही भगवान ना करे कैंसर हो रही हो उसको, उसने कोई टेस्ट नहीं लिख के दिया। क्यों? क्योंकि उसको वो टेस्ट देखना ही नहीं आता, तो वो भी पैसे बच गए भाई, टेस्ट भी नहीं होया, उसके ही पैसे बच गए। और वो कोई मेडिसिन नहीं लिखेगा। एक्सपर्ट डॉक्टर पे जाओगे तो भाई मेडिसिन भी लिखेगा, बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वहां भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर साहब को दिखानी पड़ेगी। यहां क्या फायदा है? झोला छाप के पास जानेगा, अरे वो कोई मेडिसिन नहीं लिखता, वो तो अपने पास ही मेडिसिन ले रहा, जो 40 रुपए की मन आवे, 40 रुपए की 40 किलो आवे, वाली दवाई देगा। किसी का खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, बुखार हो, टीबी हो, एड्स हो, कैंसर हो, अटैक हो, हर चीज का इलाज कराओ, उसका कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं इसी चीज का इलाज करूं। वो बड़े बड़े डॉक्टर तो पागल है, इसका मतलब जो ये कह रहे भाई मैं तो हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, मैं तो कैंसर का हूं, मैं तो टीबी का हूं, मैं तो खांसी का हूं, मैं तो बुखार का हूं, मैं तो मलेरिया का हूं, वो हर चीज का है, और वही दवाई है उसके पास, वही दवाई दे देगा। कोई खा के मरो तो मरो, बचो तो बचो। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। भाई झोला छाप डॉक्टर से दवाई तो मिल जाएगी, लेकिन जान जाने का खतरा है। ऐसे ही झोला छाप यूट्यूबर भी हैं जिनको बेरी की दुकान का तो अपने आप पता नहीं, उनको बीएनएस आ गया। अरे बोली त्रेड, खाली बीएनएस नहीं आया, नाम सुन लिया बीएनएस आ गया। ये तो बात सही है कि आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश काल का काला कानून खत्म हो गया, नए 3 कानून आए। बीएनएस तो जो कॉमन मैन आम आदमी है वो कह रहा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहता है, जैसे टीवी कहता है टेलीविजन, जैसे फ्रिज कहता है रेफ्रिजरेटर, वो तो शॉर्ट में जो कॉमन मैन है वो कहता है। नए 3 कानून आए हमारे देश में, बीएनएस, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए कानून हमारे देश में इंप्लीमेंट हो गए, लागू हो गए। लेकिन ये 3 नए कानून आने से ऐसा नहीं है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स खत्म हो गए, अधिकार खत्म हो गए। आज भी हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ब्रिटिश काल में जब आईपीसी और सीआरपीसी काला कानून था, तब भी डेमोक्रेसी थी हमारे देश में। उसी को, डेमोक्रेसी को ही कंसीडर करते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये 3 कानून बनाए गए हैं। आज भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में ही है। अब हमारे देश में गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं है कोई। भाई कोई आदमी भीख मांग रहा, अगर उसके पास वोटर कार्ड है, उसकी एक पावर है एक वोट की,
और जो हमारे देश में सर्वोच्च पद है, जो सबसे बड़ा पद है, जिसको प्रथम आदमी बोलते हैं, मान लो समझो बेसिक बात जो ऐसे कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, फर्स्ट पर्सन जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके पास भी एक वोट डालने की पावर है, एक ही वोटर कार्ड है। जब वो वोट डालेंगे तो उनकी एक ही काउंट होगी। तो जो सबसे बड़ी पोस्ट है उनके पास भी एक ही राइट है, एक ही वोट डालने का। और जो सबसे भीख मांग रहे हो, सबसे गरीबी मानेंगे जो भीख मांग रहे सड़क पे, अगर उसके पास भी वोटर कार्ड है तो उसकी आधी पावर नहीं है, एक वोट की पावर है। यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यह लोकतंत्र की सुंदरता है। इसीलिए जो कॉमन मैन है, जो लोनी है या आम आदमी है, जो कानून उनके लिए है। तो अगर गरीब होना गुनाह नहीं है तो अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में कोई क्राइम नहीं है। जो बैंक एनबीएफसी कंपनियां, उनके पास लाखों करोड़ रुपया मान लिया, तो लाखों करोड़ होने से उनके राइट्स ब्रेक थोड़ी हो गए, अधिकार खत्म थोड़ी हो गए उनके। जितने कॉमन मैन के पास राइट्स हैं उतने अमीर आदमी के पास है, जितने भिखारी के पास हैं उतने उस राजा के पास है, उतने उस अमीर आदमी के पास है। तो जो 138 चेक बाउंस की धारा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में ब्रिटिश काल में धारा बनी थी। ब्रिटिश काल अंग्रेजों का युग था, अंग्रेज राजा थे हमारे देश में, लगभग 200 साल राज करके गए हैं। अब बहुत से आदमी आते हैं कि सर 1881 में क्या बैंकिंग स्टार्ट हो गई थी? अरे भाई 1841 में बैंकिंग स्टार्ट हो गई थी हमारे देश में। उससे पहले क्या था? अरे उससे पहले साहूकारी प्रथा थी यार। वो जो अमीर आदमी थे, वो देखो पुरानी फिल्म देखो, एक 2 बीघा जमीन है यार, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, हम छोटे छोटे थे जब देखी थी। उसमें वो साहूकार थे, अपनी भाई में नाम लिखवा ले करते, कोई जमीन होसना लिखवा लेते, कोई मकान होसना लिखवा लेते, और 1-2 रुपए जो उस टाइम उठने हुए वे उधारे दे करते उसने। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हमारे देश में बैंक की स्थापना की, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। भाई पहले मद्रास ही था उसका नाम, आज की डेट में चेन्नई रख दिया उसका स्टेट का नाम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मद्रास में वो बना था। तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर मद्रास है, मद्रास को ही आज की डेट में चेन्नई कह रहे हैं। चेन्नई तो राजधानी का नाम है उसका, मद्रास को आज की डेट में चेन्नई कह रहे हैं। तो चेन्नई में ही पहले बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। 1841 में ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की। उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी यह बैंक हमारे देश में काम कर रहा है एसबीआई के नाम से। 185 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। तब से लेके आज तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, इसमें सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक जो भी अमेंडमेंट होंगे, बदलाव होंगे, उनको अपने खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा सामान्य बोलचाल की भाषा में। हमारी वीडियो तो कोई 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास के बच्चे को दिखा दो, उसको लो समझ में आ जाएगा, कानून समझ में आ जाएगा। इतना हमने इसको इजी कर दिया, इतना आसान कर दिया, सामान्य बोलचाल की भाषा में बताओ और समझा रहे हैं। अब जो चेक बाउंस की धारा है, 1989 तक ये सिविल का मैटर था। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, एक सिविल का नेचर, उसके सिर्फ 2 होते हैं, या तो सिविल या क्रिमिनल। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं, या तो सिविल का केस होएगा या क्रिमिनल केस होएगा। बाकी सारी उसी की अलग अलग ब्रांड है। भाई किसी ने थप्पड़ मार दिया, क्राइम है, चक्कू मार दिया, क्राइम है, मर्डर कर दिया, क्राइम है, रेप कर दिया, क्राइम है, चोरी कर दी, क्राइम है। कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई मियां बीबी का तलाक का मुकदमा है, सिविल का मैटर है। कोई 2 भाइयों का आपस में लड़ाई नहीं हुई लेकिन मकान का है, भाई मेरा आगे है उसका पीछे, सिविल का मैटर है। तो जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ क्राइम का मैटर है, सिविल का है, अब दूसरा क्राइम का है। और इसको बोलते हैं भाई सिविल क्रिमिनल, ये तो इंग्लिश के वर्ड है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दीवानी फौजदारी। अब 1989 तक, 1881 से 1999 तक ये सिविल का मैटर था। कोई भी बैंक का जब लोन डिफॉल्ट हो जाता था, वो चेक बाउंस का केस जो करता था, सिविल का केस होता था। 1989 तक तो एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था हमारे देश में, ना प्राइवेट प्लेयर आए थे।
तब तक ये सिविल का मैटर था। 1989 में सरकार ने लॉ पास करके कानून बना के इसको क्राइम में भी कंसिडर कर दिया, अपराध के अंदर भी डाल दिया। लेकिन फिर भी 1989 से लेकर आज तक यानी कि 37 साल हो चुके हैं, इन 37 सालों में भी ये क्रिमिनल केस नहीं है, इसको हाफ क्रिमिनल बोलते हैं। इसको सिविल का भी मैटर बना दिया, क्रिमिनल भी बना दिया। अगर क्रिमिनल केस में हमेशा क्या होता है, सिविल केस में कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती, किसी भी तरह का सिविल केस हो ना, उसमें जेल का प्रावधान होता। किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हो उसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। भले ही आपने किसी को गाली दे दी, मारे नहीं, तो भी आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी उसमें, और हर तारीख पे पेश होना पड़ेगा। तो ये क्योंकि सिविल का भी मैटर है, क्रिमिनल का भी मैटर है, तो इसमें भी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अब जो ये चवन्नी छाप उठाए गिरे हैं, जो ये झोला छाप यूट्यूबर हैं, जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता है, किस लिए कह रहे हैं कि भाई चेक बाउंस की तो धारा लगती नहीं। अरे भाई नया एक्ट आ गया जिसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25, 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बना, जिसको शॉर्ट में पासा एक्ट बोलते हैं। जैसे चेक बाउंस को 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को बोलते हैं एनआई एक्ट, शॉर्ट में, सामान्य बोल के की भाषा में चेक बाउंस, ऐसे इसको पासा एक्ट बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में सेक्शन 25 सेक्शन 25 का नोटिस आता है। क्योंकि आज की डेट में बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर आप कोई गाड़ी लेने जाओ आपसे चेक लेंगे ही नहीं, आपका ईसीएस लगा देंगे, आजकल नैच बोलते हैं, एनएसीएच, नैच लगा देंगे। और मतलब उसका मतलब ही क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके अकाउंट से पैसे काटेंगे। मान लो आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से कोई गाड़ी का लोन लिया, अरे एनबीएफसी का मतलब क्या है यार, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नाम से ही पता लग रहा है कि वो बैंकिंग करती ही नहीं, तो वो आपके अकाउंट से पैसे लेगी। आप एनबीएफसी कंपनी के अंदर तो जाके पैसा नहीं जमा करवा के अरे अपने अकाउंट में डाल रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपका पैसा ढालेगी, उसी को नैच बोलते हैं, इसको ईसीएस बोलते हैं। किसी भी कारण से अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता तो बाउंस हो जाएगा। जैसे चेक बाउंस होता था ऐसे ईसीएस बाउंस हो जाएगा। जैसे पहले चेक बाउंस का केस करते थे ऐसे अब ये ईसीएस बाउंस का केस कर लेंगे, तो इनको चेक बाउंस करने की जरूरत ही नहीं। तो इन झोला छाप बोली त्रेडों को ये तो पता नहीं है को यार चेक बाउंस का तो केस ही नहीं होगा, अरे उसकी जरूरत नहीं रही ना भाई, यूजलेस हो गया ना वो। अब जैसे 99% आदमियों के पास टच फोन है, क्यों है भाई टच फोन, अरे यार इतना सस्ता हो गया है आज की डेट में, कितनी भी महंगाई होगी 4-5 हजार रुपए का भी टच फोन आ जाए चाइना का, तो लोगों ने टच फोन ले लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि कीपैड से नहीं फोन होता, कीपैड से भी हो है, आज भी चेक बाउंस का केस कर सकते हैं अगर चेक ले रखे हो। जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है तो बैंक एनबीएफसी कंपनी को ये एलियंस थोड़ी आसमान में तो थोड़ी गिर रहे यार, इनके पास 50 लाख करोड़ रुपए होंगे, पैसे ही तो ज्यादा है, कोई 4 हाथ 4 पैर थोड़ी है, 3 आंखा थोड़ी है, त्रिदेव थोड़ी है, शिव जी के तरह इनके पास त्रिनेत्र थोड़ी है, तो ये भी समाज का अंग है, ये भी उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो साथियों इसमें अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी। अगर कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है 5 साल की सजा होगी, 7 साल की, 2 मिनट की भी सजा नहीं होगी, टोटल बकवास कर रहा है, और उसको कह दे बस तेरा काम नहीं चलता, अब डिसेंट एडवाइस देख ली हमने, तू जीपी रोड का दल्ले का काम कर ले, जीपी रोड के दल्ले हैं, वहां जाकर दल्ले का काम कर ले, जीपी रोड पर वहां से ही काम चलेगा, पान और खान लग जाइए। तो साथियों इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है,
पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।